नमस्ते। मेरा नाम निधि है। लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात की थी तब मैंने आपसे बात की थी इनपुट की, एडवाइस की, सजेशन की और रेकमेंडेशन की भी कि कैसे जब कोई मांगे तो उन्हें ये सब चीज़ें दे सकते हैं या फिर हम किसी और से ये सब चीज़ें कैसे मांग सकते हैं। तो वहाँ तो आपने कुछ कुछ सेंटेंसेस सीखी थी, लेकिन आज सिर्फ सेंटेंसेस की बात नहीं है। आज बात है उनके आगे बढ़ने की। आज बात है डिटेल में बात करने की, यानी कि आज बात है इलैबोरेशन की। अब ये इलैबोरेशन क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। जब भी आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन वो बात एकदम डिटेल में नहीं कर रहे हो, तो आपने आधी अधूरी बात छोड़ दी है। लेकिन अगर आप किसी चीज के बारे में बात करते हो और उसके अंदर आपने जितने टॉपिक, जितने वर्ड्स बोले हैं, उन सब का डिटेल जब आपने दिया है, हर एक सब पॉइंट का आपने डिटेल दिया है, तो तब कहते हैं कि आपने अपने टॉपिक को बहुत ही अच्छे से इलैबोरेट कर दिया है। कभी कभी कुछ लोग हमें इलैबोरेट करने को बोल सकते हैं। अगर हमने कोई बात अधूरी छोड़ दी है तो हो सकता है कि उन्हें नहीं समझ में आई हो। मैं आपसे कहती रहती हूँ ना कि आपको कुछ नहीं समझ आए तो आप क्वेश्चंस पोस्ट किया करो। तो हो सकता है कोई बात कभी अधूरी रह गई हो और आपको ना समझ आई हो, तो आप किसी से सवाल पूछोगे, आप उनको बोलोगे कि ये चीज मुझे दोबारा समझा दो या इसके बारे में डिटेल दे दो। वैसे ही कोई और भी तो आपको बोल सकता है। तो जब भी आपको किसी को बोलना हो या कोई और आपको बोले, तब आपको क्या करना है और कैसे करना है, उसके बारे में ये क्लास है आज। सबसे पहले तो हम सवालों की बात करते हैं। तो ये देख लेते हैं कि अगर आपको किसी से इलैबोरेशन मांगना है तो आप क्या करोगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं बैठे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कोई इंसान बहुत ही डिटेल में कुछ बात कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें छूट जाती है। क्योंकि जब किसी स्पीकर को डिटेल में बात करनी होती है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ चीजें इसमें से तो मेरे लिसनर्स जानते ही होंगे, इतना तो वो समझते ही होंगे, या इस एज ग्रुप के हैं, या इस ऑफिस से आए हैं, या इस स्कूल से आए हैं, तो इतना तो उन्हें आता ही होगा। और ये सोच के वो इंसान उन चीजों पे बात नहीं करता। ये सोच लेता है कि आपको पता है, इसलिए डायरेक्ट उसके आगे की बात करता है। सपोज आप किसी ऐसे टॉपिक पे बात सुन रहे हो या आप ऐसे किसी कॉन्वर्जेशन में हो, तो फिर अगर आपको नहीं समझ में आया है कुछ, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आप उनसे कहिए कि सर या मैम प्लीज इलैबोरेट कीजिए, प्लीज इस पे थोड़ी और डिटेल दीजिए। पर ये कैसे करना है इंग्लिश में, ये मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। कब करना है पहले ये बता देती हूँ। आप टॉपिक जब चल रहा है, जब टॉक चल रहा है, उसके बीच में भी आप कर सकते हो और एंड में भी कर सकते हो। कई बार जैसे अगर आप कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हो या कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो कई स्पीकर्स ऐसा चाहते हैं कि आप टुवर्ड्स द एंड उनको सवाल पूछो, या अगर कुछ नहीं समझ आया है, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो सब एंड में पूछो, ताकि उनके टॉक का जो फ्लो है ना, वो इंटरप्ट ना हो। वैलिड भी है, कई लोग फिर भूल जाते हैं अगर कोई उन्हें इंटरप्ट कर देता है तो अगर ऐसा कोई रूल है तो फिर एंड में ही पूछो। अगर एंड में पूछना है और आपको ऐसा लगता है कि इतना लंबा टॉपिक है, मैं भूल जाऊंगा या मैं भूल जाऊंगी, तो फिर उसको कहीं लिख लो कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आई, इसलिए मुझे ये पूछनी है। पहले सबसे पहला काम तो ये कर लो। अगर आप किसी कॉन्वर्सेशन में है, जैसे एक या दो लोग ही है, या फिर आप थोड़े बहुत टीम मेंबर्स के साथ है, शायद आइडिया डिस्कशन कर रहे हैं, शायद स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, या कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्योंकि आप एक बहुत छोटे से ग्रुप में हैं, बहुत क्लोज्ड ग्रुप है, तो कोई बुरा नहीं मानेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी बातों का बुरा नहीं मानेगा, ऐसा है कि अगर आपने उनको बात करते वक्त रोक लिया, शायद अपोलोजाइज करके रोक लिया, तो फिर कोई बुरा नहीं मानेगा। क्योंकि कॉन्वर्जेशन है तो उसमें एंड में कुछ नहीं होता है, एंड में टाटा बाय बाय। इसीलिए जरूरी है कि जब टॉपिक वो चल रहा है और किसी ने अपना आइडिया रखा है जिसके बारे में आपको कुछ समझ नहीं आया है, तो उसी वक्त उस इंसान को पूछ लीजिए कि इसका क्या मतलब है। हाँ, लेकिन जब वो बोल रहे हैं कुछ, तब उन्हें मत टोकिए, ऐसा करना बैड मैनर्स होता है। अगर करना पड़ता है, जैसे कोई टॉक थोड़ा सा लंबा चल रहा है और अगर आपको करना ही है, तो फिर टोकते वक्त ही सॉरी बोल दीजिए। और यहाँ पे आती है पोलाइटनेस, क्योंकि अगर ये चीज पोलाइटली नहीं की तो शायद सामने वाला इंसान रूड
हो जाए या ऑफेंडेड हो जाए या उसे अच्छा ना लगे। अगर आप इलेबोरेशन मांग रहे हैं किसी चीज पे, तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कैन यू प्लीज इलेबोरेट। ऐसा बोलने का मतलब है कि आप हर चीज के बारे में इलेबोरेशन मांग रहे हैं, यानी कि डिटेल मांग रहे हैं हर एक चीज के बारे में। स्पीकर बात करते करते भी थक जाएगा। अगर इतना लंबा टॉक दिया है या इतना अच्छा आइडिया समझाया है, तो दोबारा उसको डिटेल में समझाना उसके लिए भी मुश्किल है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप चीज स्पेसिफाई कर दो कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आई, तो फिर उनके लिए वो चीज आसान हो जाएगी कि आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ या समझा देती हूँ। जैसे कि अगर आप कोई स्पेसिफिक वर्ड पे अटक गए हैं, तो आप उन्हें बताइए कि मुझे ये वर्ड नहीं समझ में आया। तो आप जैसे ग्लोबलाइजेशन का मतलब शायद ना जानते हो, तो आप बोल सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन सर, या आई डिडंट क्वाइट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट अबाउट ग्लोबलाइजेशन। तो आप किसी स्पेसिफिक चीज को रेफर कर रहे हैं कि उनके पूरे टॉक में से आपको सिर्फ ग्लोबलाइजेशन वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। तो तब आप बोल सकते हैं कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन। तो उनको भी थोड़ी राहत मिलेगी, अच्छा ये वाला पॉइंट ये मैं ठीक है फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि वो एक छोटा पॉइंट है पर पूरा स्पीच शायद लंबा हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उन्हें बताओ कि कौन सी चीज का डिटेल आपको चाहिए। तो इलेबोरेशन मांगने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऑप्शंस देने वाली हूँ कि जो आप यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं, कोई एक टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो फिर आप बोल सकते हो कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट अगेन। मतलब आपको समझ नहीं आया, इसीलिए आप दोबारा उनसे पूछ रहे हैं कि अगर आप समझा सके तो। वैसे ही अगर किसी ने कोई चीज आधी छोड़ दी है, कॉन्सेप्ट तो आप रिपीट करवा रहे हो, लेकिन अगर किसी ने कोई चीज आधी छोड़ दी है या कुछ डिटेल्स अनक्लियर है, तो फिर आप बोल सकते हैं कैन यू गिव मोर डिटेल्स ऑन द करंट प्लान, या फिर जो भी चीज की डिटेल्स आधी है तो आप वो वर्ड वहां पे डाल सकते हैं। वैसे ही अगर आपको सारी चीजों में से एक चीज ही नहीं समझ में आई है, बाकी सब आपको कोई प्रोसेस है और आपको बाकी सब कुछ समझ आ गया है, लेकिन एक चीज आपको समझ में नहीं आई है और वो है एबीसी स्ट्रक्चर। कोई भी चीज हो सकती है आपके केस में। तो फिर आप कह सकते हैं आई डिडंट क्वाइट अंडरस्टैंड द एबीसी स्ट्रक्चर, कैन यू इलैबोरेट मोर ऑन इट। देखिए मैं अपना क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे फ्रेम कर रही हूँ, और मैं कह रही हूँ कि मुझे ये वाली चीज नहीं समझ आई। मैंने आपको कहा ना आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो आप भी इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। और पोलाइटली पूछना चाहो तो बोल सकते हैं वुड यू बी काइंड इनफ टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कोई इस सवाल को मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने पूछा है वुड यू बी काइंड इनफ टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ दिस, तो कोई भी इसको मना नहीं कर पाएगा। ये बहुत ही पोलाइट तरीका है इलैबोरेशन मांगने का। अगर आप किसी को बीच में टोकने वाले हैं, अगर आप किसी को इंटरप्ट करने वाले हैं, तो डायरेक्ट मत कीजिए। अगर आप किसी टॉक या सेमिनार में हैं, तो अपना हाथ खड़ा कीजिए। अगर आप अपना हैंड रेस करोगे तो उस इंसान को पता चल जाएगा कि आपको कोई तो सवाल है, और वो आपको या तो बता देंगे कि आप अभी सवाल पूछ सकते हैं, या फिर बोल देंगे कि आपका सवाल मैं एंड में लेता हूँ या लेती हूँ। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको लिखना है या अभी पूछना है। और अगर आप इंटरप्ट कर भी रहे हो, तो सबसे पहले तो माफी मांग लो। पहले तो सॉरी बोल दो कि इंटरप्ट किया है, और फिर अपना सवाल पूछो, क्योंकि मुझे उस स्पीकर को ऑफेंड नहीं करना है। जो इंसान बात कर रहा है उसको काटना अच्छी आदत नहीं है, तो जब बहुत जरूरी होना तभी ही काटना, अदरवाइज किसी भी इंसान को बात करते वक्त काटना मत। बहुत ही इल मैनर्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, इसीलिए कोशिश करके तो मत ही करना। अगर कर दो तो अपोलोजाइज पहले करना, मतलब डायरेक्ट पहले बोल देना आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू बट आई एम नॉट क्लियर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ऐसे बोल सकते हो, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है। पर मैंने शुरू कैसे किया, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू बट आई एम नॉट क्लियर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो मैंने पहले पहले सॉरी बोल दिया। आप सॉरी भी बोल सकते हो और आप अपोलोजाइज वर्ड भी यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो आई अपोलोजाइज फॉर द इंटरप्शन बट कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन। मैं प्लीज कर रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं अपोलोजाइज कर रही हूँ, तो इंसान इतना बुरा नहीं मानेगा। फिर आप हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं सॉरी कैन वी गो ओवर द प्रीवियस स्लाइड अगेन, आई एम नॉट क्लियर विद द मीनिंग।
तो ऐसी चीज़ों में क्या है ना कि अगर जैसे स्लाइड है तो स्लाइड चली जाएगी तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि कौन सी स्लाइड आपको नहीं समझ में आई थी, और उसके वजह से आगे का भी शायद ना समझ आए। तो एक तरीके से तो आप स्पीकर का टाइम ही बचा रहे हो, क्योंकि अगर आपने नहीं किया होता इंटरप्ट तो फिर एंड में आके अगर आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है तो उनको फिर से पूरा समझाना पड़ता। तो ये आपका रीजन होना चाहिए इंटरप्ट करने का कि वो किसी और चीज का बेस है, इसीलिए आप उनको वहां पे इंटरप्ट कर रहे हो। तो मतलब किसी को टोकने के लिए भी आपके पास लॉजिकल रीजन होना चाहिए, तभी ही उनको बात करते वक्त टोको, वरना मत टोकना, किसी को भी ऐसे इंटरप्ट मत करना। अब आपकी बारी आती है। आपको अगर कोई पूछ ले कि आप इस चीज का डिटेल मुझे दे सकते हैं या आप इस चीज पे इलैबोरेट कर सकते हैं, तो आप कैसे करोगे? तो कई कई बार क्या होता है ना कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज होते हैं, पर उनको ऑर्डर में डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और जिस स्पीड में हमें आइडिया आते हैं उस स्पीड में हम बोल नहीं पाते और ऑडियंस फिर समझ नहीं पाती, क्योंकि वो आपका दिमाग नहीं देख सकते, वो ये चीज नहीं देख सकते कि आपका आइडिया आपके दिमाग में कैसा दिख रहा है। तो आप कोशिश करते रहते हैं अपना आइडिया समझाने की, लेकिन कुछ ना कुछ तो छूट जाता है। तो उस वक्त शायद वो ऑडियंस मेंबर्स आपको बोले कि आप प्लीज इस चीज पे इलैबोरेट कीजिए, तो फिर आपको इलैबोरेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका आइडिया या टॉक कम्युनिकेट ही नहीं होगा तो उसका मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो आपको जब अपना आइडिया इलैबोरेट करना हो तब आप क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ। तो टेक्निक्स तो कई सारी है, बट एक एक करके सीख लेते हैं। सबसे पहली टेक्निक, डिटेल्स दो। कोई भी कॉन्वर्जेशन में अगर हो और अगर आपको कॉन्वर्जेशन जारी रखना है तो फिर आप कुछ भी बोलो तो डिटेल्स दो। जैसे अगर आप कोई इंसिडेंट नरेट कर रहे हो, शायद आप ही बात कर रहे हो और आप कोई इंसिडेंट नरेट कर रहे हो, तो सिर्फ ये मत बोलो कि आई वेंट टू उदयपुर, आई वेंट टू फतेह सागर लेक। सिर्फ ये मत बोलो, क्योंकि वहां पे तो स्टोरी खत्म हो जाएगी। पर अगर आप बोलो कि आप कहीं गए थे, वहां पे कुछ ऐसा था, कुछ वैसा था, इतना खूबसूरत था, आपने ये किया, आपने वो किया, तो आपने क्या किया, आपने सारी की सारी डिटेल्स उसमें ऐड कर दी, इस तरीके से कि जैसे सामने वाला इंसान जो आपकी बात सुन रहा है शायद वो आपके साथ ही था। आपने इस तरीके से वो डिटेल्स ऐड कर दी ताकि उसको भी सुनने में मजा आए। वरना सिर्फ बेसिक फैक्ट बताना कि आप कहीं गए थे, कहीं कुछ देखा, उसमें तो कोई इंटरेस्टेड होगा ही नहीं, वो तो लोग फेसबुक पे भी देख सकते हैं। इसलिए जब आप बता रहे हो तो आप कुछ ऐसे बोलो, सो आई वॉज एट दिस लेक इन उदयपुर, I cannot remember the name, but it was quite close to the city palace. The lake was mesmerizingly beautiful. I was awestruck. I went around 6 p.m. with my parents, and all three of us spent time gazing at it. तो मैंने क्या किया? अभी तो मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया कि मैं उदयपुर गई थी और वहाँ के किसी लेक पे गई थी। मैंने लेक का नाम भी नहीं बताया, पर आपको पता है मैं किस लेक की बात कर रही हूँ, अगर आप उदयपुर गए हैं तो। मैंने बात तो सिर्फ इतनी की, लेकिन उस बात में मैंने एक्स्ट्रा डिटेल ऐड की है। जो मुझे उस वक्त महसूस हुआ, जो मैंने उस वक्त देखा, ऐसा समझ लो कि आपका सामने वाला जो इंसान है ना वो अंधा है, भगवान ना करे कभी उन्हें ऐसा हो, लेकिन ऐसा समझ लो कि आप अंधे की लाठी हो और आपको उन्हें बताना है कि आपको उस वक्त क्या दिखा, क्या महसूस हुआ, आपने क्या फील किया, सब कुछ। और उस तरीके से डिटेल्स ऐड करो, अपने आप चीज़ें इलैबोरेट हो जाएगी। और ये चीज़ हर एक बात पे अप्लाई हो सकती है। इंसिडेंट जब आप नरेट कर रहे हैं तभी भी आप ऐसा कर सकते हैं। किसी कॉन्वर्जेशन में किसी ने आपसे पूछ लिया कि आप कहाँ काम करते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आई वर्क एट XYZ कंपनी एंड आई हैव बीन वर्किंग देयर फॉर XYZ years. आई एक्चुअली लव वर्किंग एट दिस कंपनी, इट वाज माय ड्रीम जॉब। सिर्फ ये मत बोलना कि आई लव वर्किंग एट द कंपनी, या सिर्फ ऐसा मत बोलना कि आई वर्क एट XYZ कंपनी। काफ़ी नहीं होगा, बात ख़त्म हो जाएगी। बातों को इलैबोरेट करने के लिए उसमें और डिटेल्स ऐड कीजिए। और जैसे जैसे आप सराउंडिंग्स या अगर आप फीलिंग्स की बात करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली नोटिस करना आप एडजेक्टिव्स यूज़ करना ज़्यादा स्टार्ट कर दोगे। जहाँ एडजेक्टिव्स यूज़ होना स्टार्ट हुआ वहाँ आपका वोकैबुलरी इम्प्रूव हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव्स ही तो वोकैबुलरी है। सबसे इजी तरीका एडजेक्टिव्स और इडियम्स ही होता है। तो ये यूज़ करना ज़्यादा शुरू करो और आपका इंग्लिश का लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे करके। उसी तरीके से एक और टेक्निक है एग्जाम्पल देने की टेक्निक,
क्या होता है कि कभी कभी आपके माइंड में आपका आइडिया क्लियर है लेकिन सामने वाले को विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो आप उन्हें एग्जाम्पल दे सकते हो किसी भी चीज़ का। और एग्जाम्पल का बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हो ना, तो वो एग्जाम्पल आपका आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथ दे सकता है, आपका एग्जाम्पल आपके आर्ग्यूमेंट को बैकअप कर सकता है। वो काम है एग्जाम्पल का। और सामने वाले इंसान को भी ज्यादा समझ आ पाएगा जब आप कोई एग्जाम्पल दोगे, क्योंकि वो सोचेंगे अच्छा इस केस में ऐसा हुआ इसीलिए ये ऐसा बोल रहे हैं, तो यहाँ से इन्होंने ये चीज उठाई है, तो उन्हें भी ज्यादा समझ आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। अगर मैं सोचती हूँ कि गवर्नमेंट्स को एजुकेशन पे ज़्यादा काम करना चाहिए या ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो मैं एग्जांपल दूंगी फिनलैंड का, क्योंकि फिनलैंड का एजुकेशन बहुत अच्छा है। तो मैं कुछ ऐसे बोलूँगी, आई बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड फोकस मोर ऑन एजुकेशन फॉर दिस कंट्री। एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। टेक फिनलैंड फॉर एग्जाम्पल। It is known to have the best education system in the entire world, leading to a skilled workforce, and that has contributed so much to its economy. तो इस तरीके से आप जब फिनलैंड का एग्जाम्पल दे रहे हो तो अचानक सामने वाले को समझ में आ गया, अच्छा इसीलिए आप एजुकेशन की बात कर रहे हो। तो आप एजुकेशन के अंदर भी किस पॉइंट की बात कर रहे हो वो भी उन्हें समझ में आ गया बहुत इजीली। ये काम है एग्जाम्पल्स का। तो पहला टेक्निक है कि आप डिटेल्स एक्स्ट्रा ऐड करो। दूसरा टेक्निक है कि आप एग्जाम्पल्स दो। अगर आप ये दोनों टेक्निक को मिक्स कर दो तो आपका जो भी टॉपिक है, जो भी टॉक है, वो ऑटोमेटिकली इलेबोरेट हो जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं है, अभी तो और है, मैं आपको और भी टेक्निक सिखाऊंगी। एक और टेक्निक ये है कि कोई भी चीज को आधी अधूरी मत छोड़ दो। ये अजम्पशन लो ही मत कि सामने वाले को पता होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता उन्हें क्या पता है क्या नहीं। एकदम बेसिक तक शायद मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं ये अज्यूम भी नहीं करूंगी कि जो मुझे पता है वो उन्हें भी पता हो। तो हर चीज को हो सके उतना सिंप्लीफाई कर दो सुनने वाले के लिए, ताकि उन्हें आपको बोलना ही ना पड़े कि आप इस चीज को इलेबोरेट करो, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनके लिए सिंप्लीफाई कर दिया है। जैसे अगर आपने ग्लोबलाइजेशन की बात की होती, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, कब शुरू हुआ, कहाँ से आया, क्यों है, क्या इफेक्ट्स हैं, बता दो सब कुछ, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रह जाए। और उनका फेस देख के तब आप समझ जाओगे कि उन्हें पता था या नहीं पता था। अगर वो ध्यान से सुन रहे हैं ना तो उन्हें नहीं पता था। अगर उनका सर कुछ ऐसे हिल रहा है, नॉड कर रहे हैं, तो उन्हें पता था इसके बारे में। बट आपने ऑलरेडी इलेबोरेट कर दिया, तो आपका एक्स्ट्रा काम बच जाएगा। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल देना भी तो इलेबोरेट करना है। तो अगर मैं बोलती हूँ कि जर्मन बहुत ही मुश्किल भाषा है सीखने के लिए, तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, पहले मुझे रीजन समझाना चाहिए उस चीज का। क्यों मेरा ये ओपिनियन है, जब मैं समझा रही हूँ तो मैं उसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ। तो मैं कुछ ऐसे बोलूंगी, आई फील जर्मन इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न। आई थिंक सो, नॉट ओनली बिकॉज इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज, but also because its grammar is so varied that at one time a person cannot remember so much information. It's almost overwhelming. It takes years to be fluent at it, and even then, you're not an inch close to a native speaker. तो मैंने जब ये कहा कि जर्मन इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न, तब शायद आपको नहीं समझ आया। तो कोई मुझे पूछ सकता है, व्हाई इज इट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न? बट कोई पूछे उससे पहले ही मैंने बता दिया कि क्यों डिफिकल्ट है, किस वजह से डिफिकल्ट है। तो मैंने अपना काम कर दिया, मैंने इसको इलेबोरेट कर दिया। ये था टेक्निक नंबर 3, कोई भी चीज अनएक्सप्लेन्ड मत छोड़ो, अजम्पशन मत लो। और चौथा टेक्निक ये है कि आप हो सके उतने कंपैरिजन्स दो। एग्जाम्पल्स भी काम करते हैं और कंपैरिजन्स भी बहुत अच्छा काम करते हैं, कि जब आप 2 चीज़ें कंपेयर कर रहे हो या 3 चीज़ें कंपेयर कर रहे हो या उन्हें बता रहे हो ये कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, तो उनके लिए आप जो फील कर रहे हैं या आप जो कहना चाहते हैं वो समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई कंपैरिजन तो उन्होंने देखा ही होगा। और इसीलिए कंपैरिजन्स बहुत अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसा जैसा टॉपिक वैसा वैसा कंपैरिजन आप दे सकते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मुझे क्या फील हो रहा है अभी, तो मैं उस चीज़ का भी कंपैरिजन दे सकती हूँ। तो मैं कहूँगी, इफ़ आई हैड टू एक्सप्लेन व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, आई वुड आस्क यू टू थिंक ऑफ अ प्लांट दैट हैज जस्ट बीन गिवन वाटर, और एन एनिमल दैट हैज जस्ट बीन पेट। तो जब मैं आपको ये सब बोल रही हूँ कि ऐसा पौधा जिसको अभी अभी पानी मिला है कैसे खिल जाएगा, या ऐसा एनिमल जिसको अभी अभी किसी ने सर सहलाया है कितना खुश हो जाएगा,
तो मैं बिल्कुल वैसा फ़ील कर रही हूँ, और मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ इसीलिए क्योंकि आप मेरे साथ बहुत आगे तक आ गए हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख गए हैं। तो मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये 4 टेक्निक्स अगर आपने यूज़ कर ली, तो आपका इलैबोरेशन बहुत ईज़िली हो जाएगा। लेकिन इलैबोरेशन माँगते वक़्त याद रखिएगा, किसी को कट मत करो, और कट करो तो सॉरी बोल दो, जब बहुत ज़रूरी हो तो ही कट करो। अदरवाइज़ आपने सारे फ्रेज़ेस सीख लिए हैं, तो आज के लिए इतना ही। इलैबोरेट करना सीख गए हो, और मैं आपसे मिलने आऊँगी अगली क्लास में। फिर से आऊंगी आपसे मिलने एक और नया टॉपिक लेके, और उस टॉपिक का नाम है एक्सप्रेसिंग प्रेफरेंस। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके ऊपर का इलैबोरेशन अगली क्लास में मिलेगा। इसलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।